नमस्कार, मनीगुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। पिछले एक साल की अगर बात की जाए तो कोरोना की वजह से लोगों को उनकी जो फाइनेंशियल लाइफ है उसमें काफी ज्यादा तंगी का सामना करना पड़ा है। बहुत अलग अलग कारणों की वजह से पहले लॉकडाउन की स्थिति पैदा हुई थी, उसके बाद अब लोगों की सेहत पर जब बहुत ज्यादा इस बार असर पड़ा है तो उसमें भी लोगों को पैसों की जरूरत पड़ी। अब ऐसे में पिछले एक साल में देखा गया कि आपका जो सबसे सगी साथी होता है, जिसको हम नौकरी पेशा लोगों के लिए ईपीएफ यानी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड कहते हैं, वो आपके मुश्किल समय में आपका साथ निभाता है। अब पिछले साल लगभग मार्च या मई में सरकार ने कहा था कि आप अपने एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड से कोविड की वजह से अगर आपको पैसों की तंगी हो रही तो पैसे निकाल सकते हैं। तो ये भी एक वजह रही कि ईपीएफ से लोगों ने काफी रकम निकालनी शुरू कर दी। अब उसका नतीजा ये हुआ कि पिछले एक साल में कोविड की वजह से भी और बाकी और भी कई कारणों की वजह से जो लोगों ने पैसे निकाले, कम से कम 1.25 लाख करोड़ अकाउंट से पैसे निकले हैं, वो भी लगभग 3 करोड़ ईपीएफ सब्सक्राइबर्स के। तो ये समझना और जानना जरूरी है कि ईपीएफ से जब आप पैसे निकालते हैं तो क्या उसका आपको फायदा ही होता है कि नुकसान भी होता है, टैक्स के इम्प्लीकेशन इसमें क्या होते हैं, ये आज हम समझने वाले हैं अपनी इस खास पेशकश में, जिसका नाम है ईपीएफ निकासी सही या नहीं और जरूरत के समय पर आप पैसे कहां से अरेंज कर सकते हैं। और क्या खास आज हम शो में चर्चा करने जा रहे हैं उसकी सुर्खियों पर भी एक नजर डाल लेते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। फिर ईपीएफ में एक साल में क्यों निकले 1.25 लाख करोड़ रुपए, आज शो में हम इसको जरा समझेंगे। साथ ही हम ये भी जानेंगे पीएफ से आप रकम निकासी कब कर सकते हैं, ऐसी कौन कौन सी विशेष परिस्थितियां हैं जिसमें आप पैसे निकाल सकते हैं। ईपीएफ निकासी पर टैक्स का गणित क्या कहता है और जरूरी खर्च के लिए आप पैसे कहां से जुटा सकते हैं। ये एक और तरीका है जिससे आप पीएफ से जो पैसे हैं उसके अलावा बेसिकली आप पैसे अपने लिए इकट्ठा कर सकते हैं। कुछ आंकड़े आप सबको दिखाना जरूरी है। शो की शुरुआत में जरा कुछ आंकड़े आपको दिखा दें कि पिछले एक साल का आंकड़ा क्या कहता है और उसके बाद अपने आज के खास मेहमान पर जाएंगे हम। सबसे पहले आपको बता दें कि अप्रैल 2020 से मई 2021 पीएफ में जमकर निकासी हुई है। ईपीएफ के जो 50% खाता धारक है उन्होंने ये पैसे निकाले हैं। मतलब अगर कुल ईपीएफओ के 6 करोड़ खाता धारक है तो उसमें से कम 3 करोड़ खाता धारकों ने तो कुल 1.25 लाख करोड़ रुपए की निकासी की है, जिसमें कोरोना वजह है एक, उसके अलावा पेंशन, डेथ इंश्योरेंस, ट्रांसफर के सेटलमेंट, ये तमाम निकासी शामिल है। लेकिन हाँ, इसमें क्योंकि वृद्धि इसलिए दर्ज की गई है क्योंकि कोविड की वजह से लोगों ने प्रोविडेंट फंड से अपने पैसे जरूर निकाले हैं। अब इससे अगर बचना है तो क्या कुछ आप कर सकते हैं, इस पर चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ आज है अनिल चोपड़ा, ग्रुप डायरेक्टर फाइनेंशियल वेलबींग, बजाज कैपिटल। अनिल जी, बहुत स्वागत है आज आपका मनी गुरु में। धन्यवाद स्वाति। थोड़ी बहुत चर्चा हमारे दर्शकों से हो गई है आपके शो में शामिल होने से पहले अनिल जी, और हम कुछ आंकड़ों के जरिए यही बता रहे थे कि पिछले एक साल में प्रोविडेंट फंड से बेतहाशा निकासी हुई है। उसमें कोरोना भी एक काफी सिग्निफिकेंट रीजन रहा है कि कोविड की वजह से जो सरकार ने एक विंडो दी थी कि आप ईपीएफ से निकासी कर सकते हैं, उसके तहत लोगों ने पैसे निकाले भी और वो जो सिलसिला है वो लगातार जारी भी है। अब ऐसे में जो ये आंकड़े सामने आए हैं, ये समझना आपसे चाहेंगे कि ये आर्थिक तंगी को किस तरीके से दर्शाते हैं। देखिए, ये जो सरकार ने कदम उठाया था ऐसे लोगों के लिए जिन पे मुसीबत आ पड़ी है कि वो उनकी नौकरी छूट गई है या उनको पूरी तनख्वाह नहीं मिल रही है। लेकिन आप भी ये मानेंगे कि 6 करोड़ लोग अगर इसका फायदा उठा रहे हैं तो ऐसा नहीं हुआ है कि 3 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई है या 3 करोड़ लोगों को उनकी तनख्वाह कट गई है। ये हुआ यह है कि सरकार ने तो उंगली पकड़ाई बट लोगों ने उसका पूरा पहुंचा ही पकड़ लिया। तो यह कि एक जो बेनिफिट दिया गया उसका कुछ ज्यादा ही उपयोग हुआ है और यहाँ तक मैं कहना चाहूंगा तो इसका दुरुपयोग हुआ है, क्योंकि ये जो फैसिलिटी दी गई टेक्नोलॉजी के जरिए आज की तारीख में पैसा निकालना बहुत ही आसान हो गया है। 3 स्टेप्स हैं। आप वेबसाइट खोलिए, ई सेवा पे जाइए, अपना यूएएन नंबर डालिए, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर,
उसके साथ ही अपना आधार कार्ड से लिंक करिए और बैंक अकाउंट डिटेल डालिए, और जो भी आपकी तनख्वाह है उसका 3 गुना मंथली जो आपकी सैलरी है उसका 3 गुना आप निकाल सकते हैं बिना कोई प्रश्न पूछे। आपको कुछ उसकी रीजनिंग देने की जरूरत नहीं है, सिंपली लिखें कि कोविड हो गया है और मुझे पैसे चाहिए, और आपके बैंक में वो पैसे आ जाएंगे। तो लोगों ने उसको एक आसान रास्ता समझ लिया अपनी लिक्विडिटी को बढ़ाने का, लेकिन वो ये भूल गए कि जो प्रोविडेंट फंड है, इसका हिंदी में बोलते हैं ये भविष्य निधि है, ये रिटायरमेंट के लिए आपका सबसे बड़ा एक पूंजी जमा करने का तरीका है। क्योंकि याद रखिए कि आप 60 साल में रिटायर हो जाएंगे और जिएंगे 100 साल तक। आप मानेंगे कि हम सब लोग कोरोना को सर्वाइव कर गए हैं, हम सब लोग जानते हैं कि हमने कैसे कम खाना है, ज्यादा चलना है, आयुर्वेदिक तरीका करके हम सब लोग 90, 95, 100 तक जिएंगे। लेकिन अगर इतनी लंबी जिंदगी हमने जीनी है और 60 में रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद 30-35 साल के लिए हमारे पास प्रोविडेंट फंड का पैसा ही काम आने वाला था। अगर उसमें हम अपनी सेंध लगा देंगे, अगर उसमें से अपनी जेब काट लेंगे, तो आप सोचिए कि जब हम रिटायर होंगे तो उसके बाद हमारे पास कितनी कम रकम होगी, और हमने एक तरह से अपने फ्यूचर को थोड़ा सा इनसिक्योर कर दिया। कुछ लोग होंगे जो बहुत जरूरतमंद हैं, अनिल जी बिल्कुल 3 करोड़ लोगों ने निकाला है तो 10-15% तो होंगे जिनकी मजबूरी ज्यादा होगी, लेकिन सभी के सभी अगर हम बोले कि ये एक अच्छा उन्होंने कदम उठाया है तो ये गलत बात होगी। बिल्कुल, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ईपीएफ के फायदे अनेक हैं, और उनके तमाम फायदों में क्या हम ये कह सकते हैं कि अभी जितने भी हमारे पास स्मॉल सेविंग्स जो इंस्ट्रूमेंट्स है, हालांकि मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन ईपीएफ में जाता है, लेकिन फिर भी ब्याज वो सबसे ज्यादा देता है अनिल जी, 8.5% का, और उसके अलावा भी ईपीएफ के फायदे अनेक हैं। बिल्कुल ठीक बोला आपने। देखिए ये एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आता है, यानी कि जब इसमें पैसा डालते हैं तो हमें टैक्स में छूट मिलती है, इसमें जो ब्याज मिलता है वो भी टैक्स फ्री होता है, और जब हम इसकी निकासी करते हैं रिटायरमेंट के टाइम पे या उसके पहले कभी भी, तो भी उस पर टैक्स नहीं लगता है। तो ये इतनी बढ़िया स्कीम जो सरकार ने बनाई हुई है उसका पूरा फायदा उठाया जाना चाहिए, ना कि उसको जब बीच में एक विंडो मिले, एक थोड़ा सा रास्ता मिले, तो उसमें से हम फटाफट से जितना पैसा निकाल सकते हो निकाल के अपनी लिक्विडिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है स्वाति, कि जो सरकार ने रूल्स बनाए उसमें ये रूल बनाया है कि आप अपनी जो भी आपकी मंथली इनकम तनख्वाह है, सैलरी है, उसका सिर्फ 3 महीने की तनख्वाह मैक्सिमम निकाल सकते हैं। अगर उन्होंने ये 3 महीने की लिमिट ना रखी होती तो शायद और ज्यादा पैसा निकल गया होता, या फिर जो आपका पैसा जमा है उसका 75%। तो ये इसके चलते लोगों ने अपनी, अगर किसी की सैलरी 50,000 है तो 1.5 लाख रुपए निकाल लिया, किसी के 25,000 है तो 75,000 रुपए निकाल लिया। लेकिन ये भूल गए कि जो उन्होंने ये 75,000, 1.5 लाख रुपए भी निकाला, अगर ये पड़ा रहता और 60 साल तक इसमें ब्याज पे ब्याज मिलता, चक्रवृद्धि ब्याज मिलता, टैक्स फ्री से जुड़ता, तब सोचिए कि जो रिटायरमेंट के ईयर्स हैं, जो आपके गोल्डन ईयर्स हैं, वो डायमंड ईयर्स हो जाते। लेकिन आपने शायद इतनी दूर की नहीं सोची, दूरदर्शिता नहीं दिखाई, और अभी अपनी लिक्विडिटी इंप्रूव करने के लिए मैं यहाँ पे दोबारा से कहना चाहूंगा कि अगर 3 करोड़ लोगों ने निकाला है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि सभी के सभी ने ये गलत कार्रवाई करी है या उन्होंने दुरुपयोग किया इसका। 3 करोड़ में से हो सकता है 25, 30, 40 लाख लोग ऐसे हों जिनके पास और कोई चारा ना हो, उनके कोई बैंकों में सेविंग में बैलेंस ना हो, उनके पास। बिल्कुल अनिल जी, आपने सही बोला। एक तो शायद विकल्प ना हो उन लोगों के पास जिनको मजबूरी में ईपीएफ की रकम तोड़नी पड़ी, जैसे हम कहते थे कि पीएफ तोड़ना पड़ जाएगा, और वो तो ऐसा स्थिति होती थी, पीएफ तोड़ना मतलब बहुत ही इमरजेंसी में अब प्रोविडेंट फंड को तोड़ना पड़ रहा है, ऐसा है। कोरोना वाली जो स्थिति है वो बिल्कुल कुछ ऐसा ही सिचुएशन हम सबके लिए लेकर आई है, लेकिन शायद लोगों को विकल्पों के बारे में ज्यादा मालूम भी ना हो या उनकी तैयारी ना हो। वैसे तैयारी हम उनकी कराएंगे भी, लेकिन थोड़ा बहुत समझना जरूरी है अभी वर्तमान में। एक तो कोविड के कारण एक स्पेशल प्रावधान दिया गया कि हाँ आप ईपीएफ से पैसे निकासी कर सकते हैं, और वो काफी आसान भी बनाया गया है। उसके अलावा और कौन कौन से ऐसी विशेष परिस्थितियां हैं अनिल जी जिसमें एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड से आज की तारीख में कोई भी खाता धारक पैसे निकाल सकता है? देखिए ये तो कुछ नियम तो शुरू से ही हैं, जैसे कि डेथ के केस में तो सभी को पता है कि वो पैसा जो है जो नॉमिनी है वो निकाल सकता है पूरा। उसके अलावा 2 ऐसे बड़े रीजन हैं जो हम एज ए फाइनेंशियल प्लानर हमेशा रिकमेंड करते हैं कि अगर 2 रीजन वो आ गए हैं तब आपको पैसा प्रोविडेंट फंड से निकालने में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। वो है बच्चों की शादी के वक्त, अगर आपके पास दूसरी रकम जुड़ी हुई नहीं है तो आप शादी का रीजन बता के, और दूसरा है घर अगर आप बना रहे हैं, हाउस बिल्डिंग अगर आपको एडवांस लेना है, तब आप जो है प्रोविडेंट फंड से निकासी ले सकते हैं। तो ये 2 तो ऐसी चीजें हैं कि जो बड़े गोल्स हैं, लेकिन इसको छोड़ के अगर आप
ये सिर्फ 3 महीने की तनख्वाह का रकम निकाल के अपनी लिक्विडिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये शायद एक इसका अच्छा उपयोग नहीं होगा। तो अगर बच्चों की शादी का है या घर बनाने का है, तब तो आप जो है प्रोविडेंट फंड से निकालें पैसा, तो वो उसका बेहतर उपयोग माना जाता है। बिल्कुल। तो और लेकिन एक बात ध्यान में रखने की जरूरत है, अनिल जी की बात पर मैं ऐड कर दूं कि नौकरी जाने के 1 महीने के बाद अगर नौकरी चली जाती है तो तब आप 75% पैसा निकाल सकते हैं। होम लोन चुकाना है तो 90% है। अपने या परिवार के इलाज के खर्च के लिए यहाँ पर 100% प्रावधान रखा गया है। पढ़ाई के लिए और शादी के लिए 50-50% आप निकासी कर सकते हैं। हाँ, रिटायरमेंट, क्योंकि रिटायरमेंट बेनिफिट है तो रिटायरमेंट पे पूरी रकम निकलेगी, लेकिन प्री रिटायरमेंट अगर आप सोच रहे हैं तो 54 साल की उम्र पर आप 90% रकम ही निकाल सकते हैं। ये ध्यान रखने की बात है। इसमें जो टैक्स के नियम है, मैं थोड़ा सा इसमें प्री मैच्योर विड्रॉल में या कुछ परिस्थितियों में जो टैक्स के नियम लगते हैं वो थोड़ा सा भी आपसे समझूंगी। उन लोगों के लिए जानना जरूरी है जो कि शायद ये एक ऑप्शन लगाए बैठे हैं कि हाँ, ईपीएफ से पैसे निकालना हमारा एक वन ऑफ द ऑप्शंस हो सकता है। जैसे हम सबको मालूम है अनिल जी कि कम से कम 5 साल की नौकरी के बाद ही आप एक तो सबसे पहले प्रोविडेंट फंड से पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन अगर 5 साल से पहले निकालते हैं तो क्या विशेष आपको करने की जरूरत है फॉर्मेलिटीज? देखिए, अगर आप 5 साल से पहले नौकरी छोड़ देते हैं या किसी वजह से आप प्रोविडेंट फंड से निकासी करते हैं, तो जो भी आपने ब्याज कमाया है उसके पूरे के ऊपर आपको टैक्स लगेगा, जो अदरवाइज कर मुक्त होता। तो इस चीज के लिए आप तैयार हो जाइए कि आप जो पैसा निकाल रहे हैं उसमें जितना ब्याज जुड़ा हुआ है वो फिर आपके लिए टैक्स फ्री नहीं माना जाएगा। उसके ऊपर वो आपको अपनी इनकम में ऐड करके उस पर टैक्स देना पड़ेगा। तो ये हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि ये एक लॉन्ग टर्म सेविंग का आपका एक प्रोविजन है। ये आपके भविष्य के लिए निधि जुड़ रही है, तो इसको लंबा ही छोड़ दें, अगर बीच में ना निकालें। अगर आप नौकरी बदलते हैं तो साथ साथ इसको चेंज करते जाएं। देखिए, आजकल एक नया प्रावधान है जिसको हम बोलते हैं UAN, यानी कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। तो एक नंबर मिल जाता है आपको जो पूरी लाइफ आपके साथ वही चलता है, चाहे आप 10 बारी नौकरी बदल लें। तो जब भी आप नौकरी अगर छोड़ते हैं तो कुछ महीने इंतजार करके और आप उसी UAN को अगर आगे करके और अपने पैसों को ट्रांसफर कर लेते हैं, तब आप इस चिंता से मुक्त हो जाते हैं कि जो ब्याज आपने कमाया था उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन जैसे कि स्वाति जी ने कहा, अगर किसी वजह से आप 2-3 साल की नौकरी करने के बाद ही नौकरी छोड़ देते हैं, बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, तो जो भी पैसा आप निकालेंगे उसमें जो ब्याज है उस पर आपको पूरा टैक्स देना पड़ेगा। ओके, ये तो प्री मैच्योर विड्रॉल पर, अगर आप ईपीएफ से प्री मैच्योरली विड्रॉ करते हैं तो आपको 5 साल से पहले कितना टैक्स लग जाता है ये बताया हमने आपको। लेकिन अगर आप ईपीएफ निकासी करते हैं तो ईपीएफ निकासी में जल्दबाजी में कैसे आपको नुकसान हो सकता है? मतलब जो आपका जितनी रकम इकट्ठी होनी थी रिटायरमेंट पर, और उसमें से मानिए आप 30 साल के बाद आपकी रिटायरमेंट थी और पहले अगर आप पैसे निकाल लेते हैं, तब आपकी रकम कितनी कम बनेगी ये भी हम आपको बताएंगे। और आप पैसे असल में उनका बंदोबस्त कर कहां से सकते हैं, इस पर चर्चा रहेगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए मनी गुरु।